हेलो बच्चों। तो अपन विद्युत धारा चैप्टर पढ़ रहे हैं और मेरे हिसाब से 5-6 दिन हो गए अपन को पढ़ते हुए ये। ठीक है। तो देखिए, अब तक अपन ने अपने चैप्टर का बेसिक जो पार्ट है वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया। विद्युत धारा प्रतिरोध से रिलेटेड होती है, अपन ने प्रतिरोध को बहुत अच्छे से पढ़ा है। विद्युत धारा आवेश से रिलेटेड होती है, वो अपन ने शुरुआत वाले चैप्टर में पढ़ लिया है। ठीक है। फिर विद्युत धारा में अपवहन वेग का कॉन्सेप्ट था, वो अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ा है। ठीक है। तो उन चीजों को जो अपन ने पहले पढ़ी है ना, उनको एक बार के लिए रिवाइज कर लिया करो बच्चों, इससे चीजें फ्लो में बनी रहती हैं, है ना। चलिए, तो आज जो अपने पास में टॉपिक है, देखा जाए तो ये प्रतिरोध और प्रतिरोधकता वाला जो अपना तीसरा पार्ट हो जाएगा, जिसके अंदर अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक है प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव, कि टेम्परेचर के कारण किसी भी मटेरियल की, किसी भी पदार्थ के प्रतिरोध और प्रतिरोधकता घटती है या बढ़ती है या कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो चीज अपन डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था बच्चों, इस चीज को सदैव ध्यान में रखना कि प्रतिरोधकता जो है वह पदार्थ विशेष का गुण है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। प्रतिरोधकता का लेना देना सिर्फ उस पदार्थ की प्रकृति और तापमान पर है। इस चीज को ध्यान रखें। किस किस के ऊपर? पदार्थ की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करती है। इसका लंबाई चौड़ाई इनसे कोई लेना देना नहीं है, इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से कोई लेना देना नहीं है। किसका? प्रतिरोधकता का। प्रतिरोध के लिए नहीं बात कर रहे, प्रतिरोध तो सभी पे निर्भर करती है। ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले अपन डिस्कस कर रहे हैं, तीन तरीके के पदार्थ होंगे हमारे पास में। एक चालक होगा, एक कुचालक होगा और एक अर्धचालक होगा। अर्धचालक आपने इससे पहले नहीं पढ़ा, मैं आपको थोड़ा सा समझा दूंगा कि वो होता क्या है, उसके बाद में उसी तरीके से देखेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं बच्चों चालकों के लिए। सबसे पहला पॉइंट है इसके अंदर ए, चालक पदार्थों की प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता पर किसका प्रभाव पड़ रहे हैं? ताप का प्रभाव पड़ रहे हैं। देखिए, अब इस चीज को थोड़ा समझें अगर हम, तो इसे ऐसा समझा जा सकता है, जब आपने ओम का नियम डिस्कस किया था, ओम का नियम डिस्कस किया नहीं किया है अपन ने? जे बराबर क्या बोला था वहां पर बच्चों? सिग्मा ई। और इसको क्या बोला था अपन ने? ये ओम के नियम का कौन सा रूप है? माइक्रोस्कोपिक फॉर्म है, सूक्ष्म रूप है। ऐसा पढ़ा था नहीं पढ़ा था? ठीक। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। अब इसमें एक सवाल और क्या आ जाता है, एक तो सीधा सीधा पूछ लेगा कि ओम के नियम का माइक्रोस्कोपिक फॉर्म, सूक्ष्म रूप लिखो। दूसरा क्या पूछता है? धारा घनत्व, चालकता एवं विद्युत क्षेत्र के मध्य संबंध लिखो। तो ये संबंध है, ध्यान में रख लीजिएगा, ये भी एक सवाल है। चलिए, यहां पर ये चालकता का फॉर्मूला जब अपने डेरिवेशन किया था, ओम के नियम को व्युत्पन्न किया था, तो आपने चालकता का फॉर्मूला क्या पढ़ा था बच्चों? क्या भाई? एन ई स्क्वायर टू डिवाइड बाय एम। ये पढ़ा था नहीं पढ़ा था? मैंने बोला था कि ये पूरी राशि नियत ताप पर एक नियतांक है। एक निश्चित पदार्थ हेतु नियत ताप पर ये पूरी की पूरी राशि क्या होती है? एक नियतांक होती है, जिसे पदार्थ की चालकता कहते हैं। ऐसा ही है। चलिए, तो चालकों हेतु अपन ये काम कर रहे हैं, तो मैं इसको लिख देता हूं, समझिएगा। थ्योरी आपको बनानी है, मैं आपको बस लाइनिंग जोड़ने का तरीका बता दूंगा। तो हमने क्या लिखना है? सबसे पहले हम बोलेंगे हम जानते हैं। जानते तो पता नहीं अपन क्या क्या है, क्या जानते हैं भी? कि चालकों की चालकता होती है एन ई स्क्वायर टू डिवाइड बाय एम। तो ये क्या हो गई? चालकता लिख लीजिएगा। तो प्रतिरोधकता क्या होगी? प्रतिरोधकता चालकता का व्युत्क्रम होती है। व्युत्क्रमानुपाती मत बोल दीजिएगा, क्या होती है? व्युत्क्रम। व्युत्क्रम और व्युत्क्रमानुपाती में अंतर है। व्युत्क्रमानुपाती में वो निशान लगता है ऐसा वो समानुपाती वाला, जबकि व्युत्क्रम में बराबर का निशान लगेगा। फिर ऐसा करूंगा तो m कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। एन ई स्क्वायर टू नीचे आ जाएगा। ऐसा ही है। चलो, अगर मैं आपको पूछूं कि m क्या है, क्या आंसर होना चाहिए? द्रव्यमान। किसका द्रव्यमान है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। m क्या है यहाँ पर? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। n क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या सही बात है इलेक्ट्रॉनों की संख्या? नहीं बच्चों, ये इलेक्ट्रॉनों का संख्या घनत्व है, या फिर इसे अपन बोलेंगे एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये है बिल्कुल सही। ई क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश है। और टो को हम बोलते हैं विश्रांति काल, रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं।
ठीक है। और टो को समझिए यहाँ पर, क्योंकि मेन फैक्टर जो है वो टो है यहाँ पर, जो तापमान पर निर्भर कर रहा है। ये चीजें तापमान पर निर्भर नहीं करती हैं। कौन निर्भर कर रहा है? टो निर्भर करता है तापमान पर, है ना। विश्रांति काल कैसे भाई, अब इस चीज को हमें समझना है। क्या भाई? वो समझिए। तो ये समझ में आ गया। इसका मतलब अतः आप लिखेंगे, अतः प्रतिरोधकता व्युत्क्रमानुपाती है किसके? विश्रांति काल के। ठीक है। अब इस चीज को समझना है हमें। हमें क्या लिखना है? तो हम बोलते हैं जैसे जैसे ताप को बढ़ाया जाता है। किसको बढ़ा रहे हैं? ताप को बढ़ा रहे हैं। देखो बढ़ाने के लिए मैं ये साइन यूज कर रहा हूं, एरो का मार्क। तो हमने क्या बोला कि जैसे जैसे चालकों का ताप बढ़ाया जाता है, चलो चालकों का ताप बढ़ाया तो क्या होगा? चालकों का ताप बढ़ाने से बच्चों, वो जो इलेक्ट्रॉन गति कर रहे थे वो एक दूसरे से टक्कर तो पहले भी कर रहे थे, लेकिन अब टक्करों की संख्या बढ़ गई है। क्या बढ़ गई है बच्चों? टक्करों की संख्या बढ़ गई है ना। टक्कर जल्दी 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 होना चालू हो गई है। तो यहां पर अपन लिखेंगे कि टक्करों की संख्या क्या हो गई है? वो बढ़ गई है। ये टक्कर किस किस के बीच में हो रही है? तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन के साथ में टक्कर, या फिर इलेक्ट्रॉन की धनायनों के साथ टक्कर। वो क्या हो रही है? बढ़ रही है। अगर टक्करों की संख्या बढ़ेगी तो दो टक्करों के मध्य लगने वाला समय, जिसे विश्रांति काल कहते हैं, वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। टक्कर जल्दी जल्दी होगी तो समय क्या होगा? कम लगेगा ना बच्चों। ये अपन ने डिस्कस किया है। ठीक। तो टक्करों की संख्या बढ़ने से क्या प्रभाव पड़ा? तो हमने बोला कि दो क्रमागत टक्करों के मध्य लगने वाला औसत समय अर्थात विश्रांति काल क्या हो जाता है? घट जाता है। विश्रांति काल घट गया। अगर विश्रांति काल घट गया है, विश्रांति काल घट गया है, तो प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। सिंपल सा। पता चल रहा है? नहीं चल रहा? चलिए, तो इससे थ्योरी बना सकते हो, नहीं बना सकते हो, ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे हिसाब से, है ना। चलिए, तो क्या क्या याद रखना है? तो हम बोलेंगे जैसे जैसे चालकों का ताप बढ़ाया जाता है, चालकों में उपस्थित, थ्योरी को नोट कर लीजिएगा, जैसे जैसे चालकों का ताप बढ़ाया जाता है, चालकों में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों में टक्करों की संख्या बढ़ जाती है। अर्थात दो क्रमागत टक्करों के मध्य लगने वाला औसत समय, जिसे विश्रांति काल कहते हैं, घट जाता है। विश्रांति काल के घटने से उनकी प्रतिरोधकता बढ़ जाती है। और ये सूत्र तो लिखा हुआ होना चाहिए, ऐसा का ऐसा ऊपर लिख दीजिए। ठीक है। अतः ताप बढ़ाने पर चालकों की प्रतिरोधकता बढ़ती है। ठीक है। अब ऐसे पदार्थ जिनका ताप बढ़ाने पर उनकी प्रतिरोधकता बढ़ती है, उनका प्रतिरोध ताप गुणांक धनात्मक होता है। ये बात ध्यान रखिएगा। प्रतिरोध, ये पहला तरीका था, इसको मैं फर्स्ट पॉइंट लिख देता हूं समझाने का। प्रतिरोध ताप गुणांक, इसे प्रतिरोधकता ताप गुणांक भी बोलते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत सारी बुक में इसे प्रतिरोधकता ताप गुणांक लिखा हुआ है, कुछ बुकों में इसे प्रतिरोध ताप गुणांक लिखा हुआ है। प्रदर्शित करने का तरीका है अल्फा। ठीक है। तो जिन पदार्थों के लिए अल्फा का मान वैसे बच्चों कम होता है, मतलब आप अगर न्यूमेरिकल करोगे या फिर किसी मटेरियल के लिए अल्फा की वैल्यू देखोगे ना, ये अल्फा की वैल्यू आपको 10 की घात -3 में दिखेगी या 10 की घात -2 में दिखेगी। कम होता है ये, एक से मान अमूमन कम ही मिलेगा आपको। ठीक। लेकिन धनात्मक और ऋणात्मक होना वो इंपॉर्टेंट है इसमें। ये नहीं दिख रहा था कि परिमाण कितना है, धनात्मक या ऋणात्मक है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें। तो जिन पदार्थों के लिए प्रतिरोधकता ताप गुणांक अथवा प्रतिरोध ताप गुणांक धनात्मक होता है, प्लस का होता है, उनका ताप बढ़ाने पर उनकी प्रतिरोधकता भी बढ़ जाती है। दिमाग में रहेगा ये, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए वापस से, जिन पदार्थों के लिए प्रतिरोधकता ताप गुणांक धनात्मक होता है, उनका ताप बढ़ाने पर उनकी प्रतिरोधकता बढ़ती है। ये भी एक कॉन्सेप्ट है, ये इसका दूसरा तरीका हो जाएगा समझाने का। एवं चालकों के लिए प्रतिरोधकता ताप गुणांक धनात्मक ही होता है। डन हो गया, ये दिमाग में रह जाएगा। चलिए, तो उम्मीद कर रहा हूँ ये आसानी से आप काम कर लोगे, है ना। ओके, ऑलराइट। तो अब इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट क्या है? वो हमारे पास में ग्राफ वाला पार्ट है। ग्राफ वाले पार्ट को समझने से पहले मैं दो इक्वेशन लिख देता हूँ। देखिए, चालकों हेतु अगर हम बात करें तो चालकों के लिए एक फॉर्मूला
ताप की निर्भरता पे कि कैसे बढ़ता है, उसके लिए फॉर्मूला दिया जाता है। तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा। चालकों हेतु उनका प्रतिरोध किसी ताप T पर, और ये डिग्री सेंटीग्रेड में है T, बराबर होता है प्रतिरोध 0 डिग्री ताप पर 1 प्लस अल्फा, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ T। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं कैपिटल T लिखूं तो फिर यहाँ पर भी क्या आएगा, कैपिटल T आएगा। और ये बात ध्यान रखना, ये ताप यहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड में लिया गया है। ये वाला जो ताप है वो किस में ले रहे हैं हम, डिग्री सेंटीग्रेड में ले रहे हैं। ठीक, तो T डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध बराबर होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध, फिर ब्रैकेट आ जाएगा 1 प्लस अल्फा, तो प्रतिरोध ताप गुणांक हो जाएगा, और T क्या है, तापमान हो गया है। ठीक है, चलिए इसी चीज को अगर मैं प्रतिरोधकता के लिए लिखूं तो प्रतिरोधकता में भी सेम है, बस आर की जगह रो लगा दीजिएगा, तो रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी हो जाएगा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है, तो कई बार आपको बोलता है कि 0 डिग्री ताप पर, समझना इस चीज को, 0 डिग्री ताप पर किसी चालक की प्रतिरोधकता, और दे दिया मान, ठीक है, तथा उस चालक के लिए प्रतिरोधकता ताप गुणांक का मान निम्न है, तो अन्य ताप, लेट्स सपोज करो 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोधकता याद करो, बताओ भाई 200 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब कैपिटल टी का मान 200 डिग्री सेंटीग्रेड रख दिया, प्रतिरोधकता ताप गुणांक उसने दिया था वो रख दिया, और 0 डिग्री तापमान पर उसने प्रतिरोधकता दी थी वो रख दी। बताओ भाई आरटी, ये रोटी का मान निकलेगा या निकलेगा, आएगा। किताब में आपको इस तरीके के न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे बच्चों, बहुत अच्छा पार्ट है ये। कई बार क्या होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर वो आपको प्रतिरोध या प्रतिरोधकता नहीं देता है, ठीक है, वो फिर कैसे देता है, तो वो बोलता है अन्य ताप पर देता है। तो लेट्स सपोज करो वो अन्य ताप T1 है, तो फिर आपको किसी दूसरे ताप पर बोलेगा, मतलब T1 ताप पर वो आपको वैल्यू दे करके रखेगा, और T2 ताप पर वो प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता पूछेगा। ठीक है, उस केस में हम तापांतर का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। वो बोल रहा है T2 ताप पे पूछ रहा है ना, तो हमने लिखा रो और T2 लिख देता हूं मैं, कैपिटल T से तापमान को प्रदर्शित कर रहा हूं, बराबर क्या होगा, तो T1 तापमान पर प्रतिरोधकता ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा, और यहाँ पर क्या होगा, डेल टी का कॉन्सेप्ट यूज कर लीजिएगा। डेल टी क्या है, तापांतर, इन दोनों के बीच में तापांतर, डेल टी बराबर हो जाएगा T2 माइनस T1, अधिक ताप में से आप कम ताप को घटाएंगे। इसी तरीके से अगर प्रतिरोध की मैं बात करूं तो ये होगा RT2 बराबर क्या होगा, RT1 1 प्लस अल्फा डेल टी, ऐसा कैसा, समझ रहे हो मेरी बात को, ये समझ में आ जाना चाहिए बच्चों। अगर 0 डिग्री टेम्परेचर पे दिया हुआ है तो ऊपर वाला फॉर्मूला, और अगर 0 डिग्री टेम्परेचर की बात नहीं कर रहा है तो फिर नीचे वाले फॉर्मूले का उपयोग किया जाएगा। डन हो गया, चलिए अब इसके बाद में हम ग्राफ की बात करते हैं। देखिए चालकों में हम अमूमन धातुओं की बात करते हैं बच्चों, है ना, ऐसी बात करते हैं, धातुओं के लिए काम करते हैं। तो धातुओं के लिए ग्राफ कैसा बनता है, कम ताप पर, ग्राफ, ठीक, और किसके लिए बना रहे हैं अपन, धातुओं के लिए, और न्यून ताप पर, है ना, ज्यादा रेंज नहीं दे रहे हैं अपन, न्यून ताप के ऊपर ही काम कर रहे हैं। तो ये ग्राफ जो है बच्चों थोड़ा ध्यान में दीजिएगा क्योंकि ग्राफ पूछ लेता है। न्यून ताप पर चालकों के लिए ये ग्राफ जो है वो सरलरेखीय न होकर के कुछ ऐसा होता है, इस तरीके का, इस तरफ तो आती है प्रतिरोधकता और इस तरफ आता है तापमान। ये किसके लिए है, धातुओं के लिए है, कम तापमान। फिर मिश्र धातुओं के लिए, मिश्र धातुओं के लिए बच्चों उच्च ताप पर ग्राफ दिया जाता है, क्योंकि निम्न ताप पर तो उनकी प्रतिरोधकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो लगभग नियत ही रहती है। मिश्र धातुएं बनाई भी इसी तरीके से जाती हैं कि तापमान को थोड़ा सा बढ़ाएं तो उनकी प्रतिरोधकता चेंज नहीं होनी चाहिए, जब तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना तो फिर उनकी प्रतिरोधकता चेंज होना प्रारंभ होती है। चलिए, तो इनके लिए उच्च ताप पर ही काम किया जाता है, और ये आपको स्ट्रेट लाइन दिखाई देगी, ऐसा कुछ, ये
इस तरीके का ग्राफ आपको देखने को मिलेगा। किन के लिए? मिश्र धातुओं के लिए। ये ग्राफ किसके लिए है? धातुओं के लिए। तो अगर चालकों की अगर आप बात करें तो आप दो ग्राफ बना करके आ जाइएगा, उसको बोल दीजिएगा कि चालक अगर धातुएं हैं तो ये ग्राफ देंगे, अगर चालक मिश्र धातुएं हैं तो ये ग्राफ। वैसे अगर बोले तो मिश्र धातु में किसका, तो हम मोस्टली जिसकी बात करते हैं वो नाइक्रोम है या मैग्नीन है या कॉन्स्टेंटन है। नाइक्रोम का तो आपके बुक में जिक्र बकायदा किया हुआ है। क्या भाई कि नाइक्रोम किससे बना हुआ है? नाइक्रोम बना हुआ है बच्चों निकेल, मैं लिख के देता हूं, निकेल प्लस क्रोमियम, क्रोमियम इन दोनों से मिलकर के नाइक्रोम बना हुआ है। ऐसा बताते हैं कि 80% तो निकेल है, 20% क्रोमियम है। ठीक, तो ये मिश्र धातुएं बनाई क्यों? मिश्र धातुएं बनाई इसलिए जाती हैं ताकि इनकी प्रतिरोधकता जो है वो लगभग ताप को बढ़ाने पर नियति रहे, ज्यादा परिवर्तित ना हो। हाँ, तापमान ही बहुत ज्यादा उच्च कर दो तब जाके उनकी प्रतिरोधकता फिर चेंज होना चालू करती है, लेकिन कम तापमान पर उनकी प्रतिरोधकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता या फिर वो लगभग नियत रहती है। ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है ये बात। चलिए, ये नाइक्रोम का, मैग्नीन का, कॉन्स्टेंटेन का बच्चों प्रतिरोध बनाने में भी उपयोग किया जाता है। इनका तार आबद्ध प्रतिरोध इनके बनाए जाते हैं। वैसे ये समझ में आ गया। तो अपना कौन सा पार्ट क्लियर होगा? पहला सिर्फ और सिर्फ चालकों के लिए काम किया है, डन हो गया। तरीका ध्यान में रखिएगा, ताप बढ़ाते हैं चालकों के लिए तो फिर इलेक्ट्रॉनों की टक्करें बढ़ जाती हैं और टक्करों की आवृत्ति बढ़ने के कारण विश्रांति काल के मान में कमी आती है। विश्रांति काल के मान में कमी आने से प्रतिरोधकता बढ़ जाती है। ठीक है, अब अपन बात कर रहे हैं कुचालकों के लिए। बी है कुचालक, कुचालक पदार्थ। अब कुचालक पदार्थों के लिए एक फॉर्मूला आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे, ये फॉर्मूला आपको याद ही रखना है। इनकी प्रतिरोधकता ताप पर किस प्रकार निर्भर करती है? तो हमने लिखा रो टी, किसी टी ताप पर प्रतिरोधकता बराबर होती है 0 डिग्री तापमान पर प्रतिरोधकता। सॉरी, यहाँ पर केल्विन के अंदर है काम, ठीक है। तो ये 0 केल्विन के बोल गया मैं, ऑलराइट, हाँ ये 0 डिग्री के ऊपर है। और ई फिर यहां पर आता है Eg डिवाइडेड बाय 2kBT, ये ध्यान में रखें। ठीक, अब थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि ये जो चीज है जब हम इसको प्रदर्शित कर रहे हैं तो यहां पर अगर आप इस फैक्टर को गौर करो, ये एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, इसे चरघातांकी फलन बोलते हैं। ई को क्या बोलते हैं बच्चों? चरघातांकी फलन। और लोग को क्या बोलते हैं? लघु गणक फलन बोलते हैं, है ना। तो ए को चरघातांकी फलन बोला जाता है। अब थोड़ा समझिए इस फैक्टर को, अगर मैं समझूं तो ये फैक्टर मेरे को क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा, तापमान को बढ़ाओ, तापमान को बढ़ाओ तो ये पूरी राशि देखिए, इस पूरी राशि के मान में क्या आएगी? कमी आएगी। कमी आएगी तो e की घात भी क्या होगी? कम होगी। मतलब अगर चरघातांकी फलन की घात मतलब e की घात कम होती जाती है तो उसका मान भी घटता जाता है। e की खास बात है, e की घात अगर धनात्मक रूप से बढ़ती जा रही है तो e फलन का मान बहुत तेजी से ऊपर की ओर जाता है। रैंडमली ऐसा ग्राफ बन जाता है, ऊपर की ओर सीधा आता है, तेजी से बढ़ता है। ठीक, लेकिन अगर घात कम होती जा रही तो फिर ये बहुत तेजी से नीचे भी तो आता है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, ग्राफ ऐसे जाएगा। ऑलराइट, तो जैसे जैसे तापमान बढ़ता जाता है इनकी प्रतिरोधकता चरघातांकी रूप से क्या होती जाती है? घटती जाती है। ये बात ध्यान में रखिएगा, तापमान के बढ़ने पर इनकी प्रतिरोधकता क्या होती है? घटती है। और तापमान के घटने पर इनकी प्रतिरोधकता क्या होती है? बढ़ती है। उल्टा चल रहा है, तापमान बढ़ेगा प्रतिरोधकता घटेगी, तापमान घटेगा प्रतिरोधकता बढ़ेगी। ये ध्यान में रखिएगा। हाँ, आप मेरे से ये पूछ सकते हैं कि सर ये क्या क्या चीजें हैं? तो Eg बच्चों वर्जित ऊर्जा अंतराल, ऊर्जा अंतराल बोलते हैं हम। चालन बैंड एवं संयोजी बैंड के मध्य जो ऊर्जा अंतराल होता है उसे Eg के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पर Kb वोल्ट्जमान नियतांक है। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा वोल्ट्जमान नियतांक, पढ़ा है नहीं पढ़ा है? क्या मान था? कितना कुछ ऐसा आप लिखते थे 1.38 गुणा 10 की घात -23 जूल पर केल्विन। पढ़ते थे नहीं पढ़ते थे?
यही तो मान है बोल्ट्जमान नियतांक का। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और तो सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। T डिग्री तापमान पर, 0 डिग्री तापमान पर प्रतिरोधकता, ये ऐसा हो जाएगा, और बाकी चीजें मैंने आपको बता दी। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, कुचालकों के अंदर तापमान को बढ़ाने पर उनकी प्रतिरोधकता चरघातांकी फलन के रूप में घटती जाती है, ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में एक चीज और, जब तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोधकता घटती है, उल्टा चल रहा है ना, तो इनके लिए प्रतिरोध ताप गुणांक होगा ऋणात्मक, या प्रतिरोधकता ताप गुणांक कैसा होता है, ऋणात्मक होता है, ये और ध्यान में रख लीजिएगा। तो आप ये भी लिखेंगे कि कुचालकों हेतु प्रतिरोधकता ताप गुणांक ऋणात्मक होता है, इसलिए भी तापमान बढ़ाने पर इनकी प्रतिरोधकता घट जाती है। ठीक है, चलिए एक चीज और, परम शून्य ताप पर, परम शून्य ताप अगर मैं आपसे पूछूं क्या होता है, कोई बता सकता है मेरे को? कोई देख रहा हो तो वीडियो पे कमेंट डाल देना। ओके, बता देता हूँ। परम शून्य ताप बोलते हैं बच्चों शून्य केल्विन को, -273 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 0.1514 लगा लीजिएगा, मैं अभी इतना बता रहा हूँ। शून्य केल्विन को बोलते हैं परम शून्य ताप, ये बात ध्यान रखना। और परम शून्य ताप पर इनकी प्रतिरोधकता जो है वो अनंत के लगभग हो जाती है, और इनकी चालकता शून्य हो जाती है ना। इस ताप पर, परम शून्य ताप पर इनकी प्रतिरोधकता लगभग अनंत मतलब बहुत अधिक, एवं इनकी चालकता लगभग कितनी, शून्य हो जाती है, ये पूर्णतः कुचालक हो जाते हैं। अब तो इलेक्ट्रॉन मूव भी ना कर रहा, कुछ ऐसी हालत हो जाती है उसकी। ठीक है, चलिए तो ये ध्यान रखेंगे। ओके, ये हो गया कुचालक। अब बात करते हैं किसकी बच्चों, अर्धचालकों की। अर्धचालक पदार्थ, तीसरा पॉइंट सी। अर्धचालकों को सेमीकंडक्टर बोलते हैं। देखिए अर्धचालक, जो आप शुद्ध अर्धचालक की बात करें तो शुद्ध अर्धचालक या तो सिलिकॉन का बना हुआ होगा या जर्मेनियम का बना हुआ होगा। ये कैसे बने हुए होते हैं वो समझिए। तो आप अगर सिलिकॉन को समझेंगे तो सिलिकॉन के बाह्यतम कोश में बच्चों 14वें नंबर पे आता है, 14th नंबर पे आता है सिलिकॉन, है ना। तो इसके बाह्यतम कोश में कितने, 4 इलेक्ट्रॉन है। पहले में 2, दूसरे में 8 हो जाएंगे, और फिर जो बाह्यतम बचेगा उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो हम बोलेंगे कि इसके पास में अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो सिलिकॉन के पास में 4 होते हैं, है ना। ऐसे 4 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, कार्बन की तरीके से, कार्बन वाले में ही आएगा ये, है ना। जर्मेनियम भी उसी सीरीज में चलता है। तो सिलिकॉन के पास में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये है कि सिलिकॉन अन्य 4 सिलिकॉन से संयोजी बंध बना सकता है। ठीक है, फिर ये भी अन्य 4 से बना सकते हैं। इस तरीके से इनका साझा करते हुए सहसंयोजक बंध से अर्धचालक बन जाते हैं। ये सहसंयोजक बंध है जिनके कारण अर्धचालक बन रहा है। ठीक है, इस तरीके का कॉम्बिनेशन, ऐसा का ऐसा आप सिलिकॉन की जगह जर्मेनियम होगा तो Ge लिख दीजिएगा। इस तरीके का कॉन्सेप्ट है। अब क्या होता है बच्चों अर्धचालकों के अंदर, अब जैसे जैसे इस मटेरियल को आप हीट देते जाते हैं, गर्म करते जाते हैं, गर्म करने से ये जो सहसंयोजक बंध था ना जिनसे ये बन रहे हैं, ये बंध क्या हो जाता है, टूटने लगता है, जल्दी जल्दी टूटने लगता है। पहले एक बंध टूटा, फिर अगली बार 2 बंध टूटे, नेक्स्ट टाइम देखा तो एक साथ ही 10 बंध टूट गए, नेक्स्ट टाइम देखा तो 100 बंध टूट गए, नेक्स्ट टाइम देखा तो 10,000 बंध टूट गए। मतलब पहले कम था, लेकिन फिर थोड़ा थोड़ा तापमान बढ़ने पर बंध बहुत तेजी से टूटने लगते हैं, चरघातांकी रूप से टूटने लगते हैं। ठीक है, और जैसे जैसे बंध टूटने लगेंगे बच्चों, एक बंध के टूटने से एक इलेक्ट्रॉन और एक होल पेयर का निर्माण हो जाएगा। अब ये समझिए, इलेक्ट्रॉन और होल पेयर का निर्माण हुआ मतलब इलेक्ट्रॉन और होल बनने लग गए। पहले कम थे, अब ज्यादा बनेंगे। जैसे जैसे बंध टूटते जाएंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन और होल्स बनते जाएंगे। अभी मुक्त इलेक्ट्रॉन्स और होल्स हैं क्या, ये बात ध्यान रखना। अर्धचालकों में धारा जो है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन और मुक्त होल्स के कारण बहेगी। अब इन दोनों की संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी, धारा भी वैसे वैसे बढ़ती जाएगी। धारा अगर आसानी से बहेगी बच्चों तो चालकता बढ़ेगी या प्रतिरोधकता,
चालकता बढ़ जाएगी। सीधी सी बात है, धारा आसानी से बह रही है, इसका मतलब वो अच्छे चालक की ओर जाता जा रहा है ना। तो धारा अगर ज्यादा बहेगी तो हम बोलेंगे या धारा आसानी से बहेगी तो हम बोलेंगे चालकता बढ़ जाएगी। चालकता बढ़ जाएगी तो प्रतिरोधकता घट जाएगी, है ना। तो तापमान बढ़ाने पर समझिए अब इस चीज को, तापमान बढ़ाने पर अर्धचालकों के अंदर सहसंयोजक बंध चरघातांकी रूप से टूटना चालू होते हैं, जिससे धारावाहक या फिर आवेशवाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की संख्या में चरघातांकी रूप से वृद्धि होती है एवं पदार्थ में आसानी से धारा प्रवाहित होने लगती है। यह स्पष्ट करता है कि तापमान बढ़ाने पर उनकी चालकता बढ़ती है एवं प्रतिरोधकता घटती है। बात समझ में आई क्या? तापमान को बढ़ाया, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो क्या हुए? बंध टूटे। कौन से बंध टूटे? सहसंयोजक बंध भी टूटना तेजी से चालू हुए। तो बंध बहुत ज्यादा टूटना, ठीक है। बंध टूटे तो किसका निर्माण हुआ? इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की संख्या में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। तो इससे क्या हो गई? उनकी चालकता बढ़ गई। चालकता बढ़ गई तो प्रतिरोधकता क्या हो गई? कम हो गई है। चीज को ध्यान में रखेंगे। किसमें? अर्धचालकों में। अर्धचालकों का ग्राफ तो ध्यान में रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है। चालकों का थोड़ा कम, इसका वेटेज थोड़ा सा ज्यादा है पूछने के दृष्टिकोण से। ये तेजी से तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोधकता बहुत तेजी से घटती जाती है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो एक सवाल इसके अंदर और क्या बनता है, तो ये सोचिए तापमान को घटाओगे तो प्रतिरोधकता बढ़ती जाएगी, लेकिन तापमान को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोधकता घटती जाएगी, ठीक है। चलिए, अगर मैं तापमान को घटाते घटाते शून्य के पास में ले जाएं, है ना, तो ये बात ध्यान में रखना, परम शून्य ताप पर इनकी प्रतिरोधकता जो है वो बहुत ज्यादा हो जाती है और ये कुचालकों की भांति व्यवहार करने लगते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि परम शून्य ताप पर कोई अर्धचालक किसकी भांति व्यवहार करता है? तो तापमान बहुत घटा, तापमान घटा तो प्रतिरोधकता बहुत बढ़ गई, प्रतिरोधकता बहुत बढ़ गई तो इसका मतलब वो कुचालक में चला गया। कुचालकों की प्रतिरोधकता बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखें। तो तापमान घटा था ना, इसलिए अब ध्यान में रखिएगा कि परम शून्य ताप पर कोई भी अर्धचालक पदार्थ कुचालक की भांति व्यवहार करता, इस चीज को ध्यान रखें। चलिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि इनके लिए प्रतिरोध ताप गुणांक धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा, क्या होगा? बताया ना बच्चों, अभी मैंने तापमान को बढ़ा रहा है, प्रतिरोधकता घट रही है, उल्टा क्रम चल रहा है क्या? तापमान बढ़ने पर प्रतिरोधकता घटी, कम हुई, तो इसका मतलब है इनका प्रतिरोध ताप गुणांक कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। डन। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ लिया है, छोटे छोटे से क्वेश्चन अपन ने बहुत देख लिए हैं आज के लेक्चर में, ठीक है। चलिए, तो अच्छे से खाना खाओ, अच्छे से पढ़ो, कंसंट्रेट करो, ठीक है। और कोई चीज नहीं समझ में आती है, आपके पास में हमारे नंबर है, आप वहां पर हमें टेक्स्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। हैव अ गुड डे बच्चों, टेक केयर।